नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है। इसके अलावा अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रोग्राम में टॉपिक ऑफ डे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंसेप्ट चर्चा का विषय बना होगा उसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप के अनुसार जो जगह समाचार सुर्खियों में होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमेन्स का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और इस उत्पादन में प्रयुक्त प्राथमिक कच्चा माल क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया है कि पेट्रोकेमिकल अवशिष्ट या बायोमास, रबड़ का कचरा या प्लास्टिक का कचरा। तो ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बायोमास। अब देखिएगा, ये बायोमास बिटुमेन्स जो होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं ये आपको पहले बात बता देते हैं कि ये कच्चे, थोड़ा सा जेसीबी से हम लोग खुदाई करते हैं। तो ये क्या होता है? काले रंग का होता है, काले रंग का होता है। और जो है चिपचिपा होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है, चिपचिपा होता है। और ये खास करके देखा जाए कच्चे पदार्थ, कच्चे कच्चे पदार्थ, ठीक है, कच्चे पदार्थ। जब यानी कि हम लोग तेल जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं। जब रिफाइन करने के बाद जो अवशिष्ट यानी कि कचरा पदार्थ बन जाता है, अब उसी से भारत सरकार के द्वारा कहा गया है, यानी कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा ये बात कहा गया कि हम अब जो है बायोबिटुमिन से हम रोड का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो बायोबिटुमिन से रोड का निर्माण करेंगे। इन्होंने देखा गया कि मेघालय, कहा भाई, मेघालय, मेघालय, ठीक है, मेघालय, मेघालय में जोरबाट, जोरबाट और शिलोंग जो है, यहाँ पर बायोबिटुमिन से कचड़े से क्या किया गया है? रोड का निर्माण कराया गया है। नागपुर के कुछ हिस्से में भी किया गया है, नागपुर में भी किया गया है। ये भी बात आपको याद रखना है। बायोविटामिन्स पर जो है 20 से लेकर 30,000 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार जो है इस पर खर्चा करती थी। लेकिन अब इस रोड निर्माण कराया जाएगा। कहा जा रहा है कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा, कार्बन उत्सर्जन जो होगा वो कम होगा। और पर्यावरण जो है हमारा, पर्यावरण जो होगा वो अनुकूल होगा, अनुकूल होगा। इससे ये फायदा हो रहा है। एक और बात है, ये भी कहा जा रहा है कि यानी कि धान जो होता है ना जी, धान जो पराली, पराली जो होता है उसको जलाने पर एक पायरोलेसिस प्रक्रिया होती है। पायरोलेसिस, पायरोलेसिस, ठीक है, लेसिस प्रक्रिया जो होती है, उस प्रक्रिया से हम लोग क्या करेंगे? बायोविटामिन्स का प्राप्त करेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे? रोड। अब इसमें मजबूती बनाएंगे और इसमें मजबूती लाने के लिए इसमें रबड़, क्या भाई, रबड़ और पॉलीमर, पॉलीमर जो है इसको मिलाकर हम लोग क्या करेंगे? रोड बनाने की कोशिश हम लोग करा जाएगा सरकार की तरफ से। ये बात कहा जा रहा है। जैव विटामिन्स में ये भी बात कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम में, इसमें भाई, तो पेट्रोलियम में 20 से लेकर 30% तक ले हम जैव विटामिन्स को मिलाकर हम लोग क्या करेंगे कि मिलाकर हम लोग क्या करेंगे? रोड का भी उसमें निर्माण कराया जा सकता है। तो ये जो है कुछ हम लोग जेसीबी से खुदाई किए तो अच्छा खासा हम लोगों को क्या हुआ कि जानकारी मिला, ठीक है भाई साहब। तो आप जान गए कि प्रोसेस इसका क्या है, कैसे होगा। कचरा अवशिष्ट जो कच्चे पदार्थों से अवशिष्ट निकलेगा उससे हम लोग क्या करेंगे? अब रोड का निर्माण कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है ये भी हम लोग देखते हैं। पर वो कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकृत यानी ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क संचालित करता है, जो नवंबर 2025 तक 99.2% तक विद्युतीकृत हो चुका है? आपके सामने जो चार ऑप्शन दिया है कि भारत, स्पेन, चीन और जापान, ये चार ऑप्शन जो है आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन कौन सा हो जाएगा। तो भारत हो जाएगा, ठीक है भाई, भारत हो जाएगा। और भारत में जो ट्रेनें जो चल रही वो तीन प्रकार के यहाँ पर ट्रेनें चलती है। देखिएगा किस में चलती है। तो एक जो चलती है ब्रॉड गेज में चलती है, ब्रॉड गेज। इस एक होता है मीटर गेज, मीटर गेज, और एक होता है नैरो गेज,
नैरो गेज जो होता है, ये 3 प्रकार की जो है चलती है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा अगर जो हम बात करें तो ब्रॉड गेज जो है, इस ब्रॉड गेज में ही भारत में सबसे ज़्यादा ट्रेनें चलती है, क्योंकि इनकी पटरियों के बीच के जो होता है 5 फीट, कितना 5 फीट 6 इंच जो होता है चौड़ाई होती है, 5 फीट 6 इंच। ठीक है, इनके बीच जो होता है 3 फीट 8 इंच होता है, ये भी आपको याद रखना है। इन नैरो के बीच होता है 2 फीट 6 इंच। ठीक है, 2 फीट 6 इंच होता है। ठीक, तो भारत में इसमें तीनों में चलता था, लेकिन अब सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो वो ब्रॉड गेज पर ही चल रहा है, और सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण एक कदम उठाया गया है। भारतीय रेलवे कह रहा है कि अगर जो बिजली हमको बिजली की आवश्यकता ज्यादा अगर जो पड़ती है, तो हम क्या करेंगे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है, उससे हम लोग क्या करेंगे, बिजली जो है प्राप्त करेंगे। और आज देखा जाए रेलवे की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम बड़े-बड़े प्लेटफॉर्मों पर, बड़े-बड़े स्टेशनों पर हम क्या किए हैं, सोलर पैनल लगाकर वहां से बिजली हम उत्पादन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अब ये भी योजना बनाई जा रही है कि रेलवे पटरियों के बीच में हम क्या करेंगे कि अब सोलर लगाकर हम बिजली को उत्पादन करेंगे। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन जो है, कौन सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जेसीबी से खुदाई करिए, तो आइए हम लोग जेसीबी से खुदाई करते हैं। तो जेसीबी से खुदाई जब हम किए, तो कहा जा रहा है कि जर्मनी जो है, जर्मनी के रेलवे नेटवर्क के बराबर, यानी कि भारत में जितना 99.2% विद्युतीकरण हो गया, उतना जो है जर्मनी के रेलवे नेटवर्क के बराबर हम भारत क्या है, कर चुका है। क्या, उसके बाद देखा जाए स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, ये जो है स्विट्जरलैंड, यहाँ पर 100% जो है विद्युतीकरण हो चुका है। ठीक है, कितने परसेंट, तो 100% जो है विद्युतीकरण हो चुका है। ठीक, भारतीय यानी कि पड़ोसी देश हमारा चीन जो है, क्या चीन में कितना है, तो 82% जो है यहाँ पर विद्युतीकरण हो चुका है। आपको ये भी बात को क्या करना है, अपने मन में रखना है और ध्यान में रखना है। स्पेन को पूछ ले तो स्पेन भी याद रखिएगा, 67% हो चुका है। चलिए, तो हम लोग क्या किए भाई साहब, तो हम लोग क्या किए कि जेसीबी से खुदाई किए, और जेसीबी से खुदाई किए तो और एक और बात निकलता है, जब एकदम हम लोग पुरातात्विक विभाग जब हमारे पीछा पड़ा, तब हम देखे तो कह रहा है कि प्रतिदिन कितना भाई, प्रतिदिन जो है भारतीय रेलवे जो है 15 किलोमीटर तक विद्युतीकरण प्रतिदिन किया जा रहा है। ये भी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, है ना जी। तो यहां तक ले चले हम लोग, आइए कुछ और जानकारी करते हैं। अब कहा जा रहा है कि जैसे भी आप पोकलेन दोनों को मिलाइए, और दोनों को मिलाने के बाद हमको कुछ और बताइए, कह रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं और क्या होगा। देखिए, भारत की बात करेगा तो भारत में पहली बार रेलवे कब चलाई गई थी, ये भी याद रखना है। तो 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। ठीक है, कहां से कहां चलाया गया था, तो मुंबई मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था, 34 किलोमीटर, ये भी याद रखना है। ठीक है, किसके शासनकाल में चलाया गया था, तो डलहौजी के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। ठीक है, इनके शासनकाल था 1848 से लेकर 56 तक ले, ये भी बात आपको याद रख लेना है। उसके बाद देखिएगा, भारत में विद्युतीकरण यानी कि बिजली से चलने वाली, लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसके इंजन की बात करेंगे। तो यानी कि 1853 में जो ट्रेन चली थी उसका इंजन देखिएगा, एक का नाम था साहिबा, और उसके बाद जो है एक और दूसरा का नाम था सुल्तान, और तीसरा का नाम था आपका सिंध। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो है, इसमें 3 गो इंजन लगा हुआ था, साहिबा लगा था, सुल्तान लगा था, और सिंध इंजन लगा था। ये देखिए, जेसीबी से खुदाई किए तो कुछ ना कुछ हमको मालूम चला। अब आइए फिर से कहते हैं बिजली से चलने वाली, आपसे पूछ दे कि बिजली के स्टार्टिंग कब हुआ, तो 3 फरवरी, हमारे बाबू याद रखिए सोना, 3 फरवरी 1925 को क्या होगा, भारत में विद्युत से चलने वाली ट्रेन चली थी। अब कहां से कहां चली थी ये भी याद रखिएगा, छत्रपति छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर कहां पे, कुर्ला के बीच चला था। ये भी याद रखिएगा कि कुर्ला के बीच चला था। ठीक, तो आप हम लोग जेसीबी से खुदाई किए। अब थोड़ा सा एक खाली और खुदाई करते हैं बाबू। तो देखिएगा, सीएनजी से अगर जो आपसे पूछ दे कि सीएनजी से ट्रेन जो है भारत में कब शुरू की गई है, तो याद रखिएगा 2015 में चलता है। ये कहां से, तो रोहतक,
रोहतक, रोहतक से रेवाड़ी के बीच चलाया जा रहा है। ये भी हो गया। अब आप कहिएगा कि थोड़ा सा और खुदाई कर देते, कर देते हैं यार। देख, खुदाई करते हैं, आप हाइड्रोजन से बात करेगा। अब आ गया हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, इससे ट्रेन जो है अभी चला है, स्टार्टिंग हुआ है, यानी कि 2000 ट्रायल कर लिया गया, 2026 में चलेगा। तो ये जो है हरियाणा से लेकर जींद सोनीपत तक चलेगा, सोनीपत तक चलेगा, ठीक है, सोनीपत चलेगा। देखो अब कितना खोदाई है, धाए धाए कहीं ना कहीं से इसमें फंसबे करेगा क्वेश्चन। आई दिमाग में तुम बैठा लेना, लिख लेना इसको बढ़िया से एकदम, थोड़ा सा एक खाली दिमाग से रट देगा ना, तो समझ जाओ क्वेश्चन धाए धाए लड़ेगा रे बाबू। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि बताइए हम क्या होगा। कह रहा है कि वो कौन सी कंपनी जो है ISO IEC 42,001 प्रमाणन लीड हासिल करने वाला भारत के मध्य पूर्व जो एपैक और दक्षिण अफ्रीका में पहली भुगतान कंपनी बन गई है। तो पेटीएम, रोज रेपे या इन्फोसिस, फिनाकल या फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है ये कंपनी जो है आपको ये देगी भुगतान संबंधित जानकारियां वगैरह जो भी होगा। यानी कि ये भुगतान तकनीकी एक प्रोसेसिंग कंपनी है। इनके द्वारा कहा गया है कि ऑनलाइन जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो लेन देन किया जा रहा है उनके ये क्या करेंगे, अब इनके ये निगरानी करेंगे। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई धोखाधड़ी, यानी कि धोखाधड़ी जो हो रहा है उस पर हम क्या करेंगे, निगरानी करेंगे। लेन देन पर निगरानी करेंगे, ठीक है, लेन देन पर हम क्या करेंगे कि निगरानी करेंगे। उसके बाद जो है जो विवाद होता है उसके बाद हम साइबर साइबर पर हम क्या करेंगे कि ध्यान देंगे। तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम जो है, यानी कि जो ऑनलाइन भुगतान हो रहा है उसमें हम पारदर्शी लाने की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात इनके द्वारा कहा जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि जोखिम भरे जो कामें होंगे इसमें उनका आकलन किया जाएगा। तो ये किसको जिम्मा दिया गया है, तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम को दिया गया है। ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि किस देश ने 2026 में रंगभूमि चरवाहों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने की एक पहल नृत्य किया है। तो बताइए कौन सा नेतृत्व किया है, वो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बताइए। तो देखिएगा, ताजिकिस्तान हो जाएगा या मंगोलिया हो जाएगा या केनिया हो जाएगा या भारत हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। अब थोड़ा सा जो बी हो गया, अब हम इसमें जानते हैं थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं कि जेसीबी से खुदाई करते हैं। तो देखिए जेसीबी से जब भी हम खुदाई किए तो ये संयुक्त राष्ट्र जो है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जो है इसके द्वारा क्या किया गया है 2026 में राष्ट्रीय चरागाह, ये बाबू याद रखिए चरवाह नहीं होगा, चारागाह होगा, चारागाह, ठीक है। इसको चारागाह एवं पशुपालन याद रखिएगा, पशुपालन वर्ष क्या किया गया, घोषित कर दिया गया है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चरवाहा पशुपालन वर्ष घोषित कर दिया गया। कहा गया है कि चरगाह जो ये पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर 1/3 भाग पर देखा गया कि घास के मैदाने आपको खूब बढ़िया से मिलेगी, यानी कि घास के मैदान, ठीक है, सवाना की झाड़ियाँ याद रखिएगा, झाड़ियाँ। उसके बाद जो है आपका रेगिस्तान, ठीक है। उसके बाद जो है पहाड़ी क्षेत्र जो है, पहाड़ी वाले क्षेत्र में, और उसके बाद जलवायु वाले क्षेत्र में, ठीक है।
पहाड़ी वाले क्षेत्र और जलवायु वाले क्षेत्र में यहाँ पर आपको चरागाह यानी कि घास की मैदानें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कहा जाए जैव विविधता और कार्बन संग्रह और जल संरक्षण इससे क्या होगा, प्रदान किया जाएगा, यानी कि हमको प्राप्त होगा। भारत में देखा जाए तो घास भूमियां लगभग घास भूमियां लगभग 18 मंत्रालय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत आ जाता है। ये वही बात आपको क्या करना है भाई साहब, याद रखना है। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर देखा गया कि ये करोड़ों लोगों की जीविका उपार्जन जो होता है इसी के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी हो जाएगा। ये मंगोलिया, आप जंगेज खान के नाम सुने होंगे, यही मंगोलियाई जंगेज खान जो था यहाँ अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, और इसी मंगोलियाई जंगेज खान था, उसी के देन जो ऐसी था कि भारत में मुगल जो थे इन्हीं के पूर्वजों को माना जाता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, भारत ने किस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत किस क्षेत्रीय समूह के लिए कैंसर देखभाल में विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे चरण का मेजबानी करेगा। अब देखिएगा तो ऑप्शन आपको दिया है कि कौन सा करेगा, तो यानी कि बिम्स्टेक के या सार्क का या आसियान का या एससीओ का, तो याद रखिएगा बिम्स्टेक का। कौन भाई, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा किया गया, यानी कि मोदी जी के, आइए जेसीबी से खुद ही करते हैं लोग, तो मोदी जी के द्वारा यह क्या किया गया, घोषणा किया गया, घोषणा जो है ये भी किया गया। ठीक है, और यानी कि टाटा टाटा मेमोरियल में टाटा मेमोरियल में टाटा मेमोरियल में किया गया था, यह भी याद रखिएगा। अब ये कहा जा रहा है कि भाभा यानी कि डीआरडीओ के, ठीक है, टाटा मेमोरियल में यानी कि इनके द्वारा क्या किया गया, कहा गया है। ठीक है, विशाखापट्टनम में जो है होमी, याद रखिएगा, होमी होमी भाभा कैंसर होमी भाभा कैंसर अस्पताल जो है वहां पर ये किया गया है। ये भी बात आपको क्या करना है बाबू, याद रखना है। बंगाल के खाड़ी वाले बे ऑफ बंगाल जो होता है, यानी कि बिम्स्टेक में जितने भी सदस्य देश हैं उन देशों में क्या किया जाएगा कि अब कैंसर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जानकारियां दिया जाएगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर देखा जाए कि कैंसर की बीमारियों से बहुत लोग जूझ रहे हैं। भारत में लगभग देखा गया कि 15 लाख जो है केसेज जो है अभी तक 2025 के डाटा के अनुसार बता देते हैं, कितना भाई, तो 15 लाख तक ले कैंसर के डाटा हमको मिल गया था कि है। यह भी कहा जा रहा है कि प्रत्येक 9 भारतीय को 9 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को क्या है, कैंसर का पीड़ित है। ठीक है, कैंसर का पीड़ित है, तो यह भी बात आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए मोदी जी के द्वारा कर दिया गया, कैंसर जो है विश्व भर में, अगर जो हम बात करेंगे विश्व में कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या में भारत दूसरे स्थान पर आता है। भारत जो है दूसरे स्थान पर आ गया है कैंसर से पीड़ित, यानी कि मरने वाले लोगों की संख्या में दूसरे स्थान पर आ गया है। अब बिम्स्टेक जो है इसमें कितने देश आते हैं, कौन कौन देश का आप सहयोग करेगा भाई, तो याद रखिएगा भारत आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड, भारत आ गया, बांग्लादेश आ गया, नेपाल आ गया, श्रीलंका आ गया, थाईलैंड का एक मेहमान आ जाता है। ठीक है, ये जो है देश जो है, अब इन देशों को क्या किया जाएगा, इसमें क्या गया कि ऑन्कोलॉजी एक होता है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी कैंसर का जांच जो होता है ऑन्कोलॉजी के माध्यम से होता है। तो अब ऑन्कोलॉजी जो संस्था होती है वो लोग भी भाग लेंगे और उन लोगों को क्या किया जाएगा कि प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये जो है कहाँ पर, तो भाभा जो है, यानी कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल में ये किया गया था, कहाँ पर, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। ये भी बात आपको याद रखना है। दूसरा बात करेंगे, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिम्स्टेक की स्थापना अगर जब से पूछ दे कब होता है, तो 1997 में होता है। तो जेसीबी से हम लोग जो खुदाई किए तो हम लोगों को ये प्राप्त हुआ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 5 हो गया, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय की बात कर रहा है कि किस भारतीय संगठन ने PSLV-C 58 एक्सपोसेट मिशन के अंतर्गत डस्ट एक्सपेरिमेंट का विकास किया गया, उस प्रक्षेपित किया जाएगा। बताइए किसके द्वारा? तो कह रहे हैं DRDO के द्वारा या इंकॉस के द्वारा या BRC के द्वारा या इसरो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी हो जाएगा, इसरो के द्वारा किया जाएगा। अब 2024 की हम बात करेंगे तो पोलीमेट्री मिशन एक याद रखिएगा, पोलीमेट्री मिशन जो है, पोलीमेट्री मिशन 2024 में लॉन्च किया गया। और यहां पर कहा गया कि एक्स किरण, ये सैटेलाइट जब गया तो एक्स किरण पर उनका डाटा कलेक्ट करेगा। एक्स किरण पर माने घूमकर वो क्या करेगा कि डाटा को कलेक्ट करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, डाटा को कलेक्ट करेगा। उसके बाद ये डाटा को कलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉनो, ब्लैक होल और न्यूट्रोनो तारा जो होता है उसको वो भेजेगा, यानी कि उसको स्टडी करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। इसरो की स्थापना अगर जो आपसे पूछ देता है तो 15 अगस्त, ये भी याद रखिएगा, 1969 को इसकी स्थापना किया जाता है। ये भी आपको क्या करना है भाई साहब, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में समुद्री जल का अलवणीयकरण प्रणाली जो है किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो आपके सामने जो दिया है कि DRDO के द्वारा किया गया है, या इसरो के द्वारा किया गया, कि CSIR के द्वारा किया गया, BRC के द्वारा किया गया है, आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा डी जो है एक डी, याद रखिए सी वाटर डिसेलिशन, यह जो है इस प्रक्रिया के माध्यम से कहा गया है। ठीक है, नेशन के सिस्टम के द्वारा, नेशन होगा, याद रखिएगा नेशन होगा, नेशन इस सिस्टम के द्वारा। अब इसमें दूर दराज की बात करेंगे हम लोग, क्या कि भारतीय हमारी जो सेना है, यानी कि भारतीय सेना जो है उसको क्या किया जाता है कि उसको पानी की बहुत ही दिक्कत होती है। तो अब इस प्रक्रिया के द्वारा उसको क्या होगा कि पानी पीने को मिल जाएगा। जैसे कि दूर दराज अंतर प्रदेशीय में देखा जाएगा, जो समुद्र के किनारे जब लोग होते हैं या रेगिस्तान के क्षेत्र में हमारी भारतीय सेना होती है, या पहाड़ी वाले क्षेत्र में होती है, तो यहाँ पर भारतीय सेना को क्या होता है कि पानी पीने की मुश्किलें बढ़ जाती है। समुद्र के किनारे अगर जब भारतीय सेना है तो क्या वहां पर वो पानी समुद्र के पी सकती है? नहीं पी सकती है, क्योंकि उसमें लवणता जो होती है सबसे ज्यादा होती है। इसमें यह भी कहा गया है कि 33,000, कितना भाई? 33,000 जो है, यानी कि जो मिमी जो है, ठीक है, लवणता वाला जो पानी है उसको ये क्या करेगा, इस मशीन के द्वारा 500 मिमी तक ले क्या कर देगा, लवणता तक ला दिया जाएगा और ये पीने योग्य हो जाएगा। और ये मशीन जो है वो एक हल्का मशीन है, वो एक सेना जो है वो अपने कंधे पर लेकर जा सकता है। और इससे 20 से 25, यानी कि 20 से 25 लोग क्या होगा कि पानी पी सकता है। ठीक है, 20 से 25 लोग क्या होगा कि पानी पी सकता है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO के द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है कि DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है, DRDO के द्वारा किया गया है। अब ये थल सेना कौन का भाई? थल सेना, वायु सेना, थल सेना, वायु सेना और जल सेना की बात करेंगे। ये तीनों सेना के लिए देख रेख के लिए इनके पानी उपलब्ध, यानी कि साफ सुथरा, यानी कि शुद्ध जल जो है इस मशीन के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। ये भी याद रखना है, यानी कि पहाड़ी वाला क्षेत्र हो। लद्दाख में एक पेंगोंग झील है, याद रखिएगा पेंगोंग झील जो है, इस झील पर मतलब जो सेना जो इस पहाड़ी वाले एरिया में रहते हैं तो वहां पर पानी की दिक्कतें हो जाती है। अब वहां पर भी इस मशीन से क्या होगा, अब निदान हो जाएगा। यानी कि अब किसके द्वारा ये विकसित किया गया? तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन, कर के जनवरी 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय हाल ही में किस देश के साथ एक न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए नेपाल, सिंगापुर, भूटान या बांग्लादेश। तो याद रखिएगा भूटान के साथ इन्होंने भूटान के साथ समझौता हुआ। देखिए इसमें हुआ क्या कि यानी कि भूटान के जो है यानी कि लॉ क्लर्क्स जो होते हैं क्लर्क, उनको अब सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें इनको क्या किया जाएगा, यानी कि ये वकालत यानी प्रैक्टिस करने आएंगे, यानी कि वकालत प्रैक्टिस ये करेंगे। इनके द्वारा कहा गया है कि ये लगभग 3 महीने तक ले, कितना भाई 3 महीना तक ले रहेंगे भूटान के। और इनको जो लॉ क्लर्क्स भारत में जो होते हैं उनको जितना तनख्वाह मिलता है उसी के हिसाब से इनको क्या होगा, वेतन भी मिलेगा, यानी कि तनख्वाह भी मिलेगा। 3 महीना तक ले रहेंगे। अब इसकी जानकारी किसने दिया था? CJI जो है सूर्यकांत ने दिया था, सूर्यकांत ने दिया था। ठीक, इससे पहले देखा गया कि नेपाल भी क्या है, नेपाल के भी क्लर्क जो लॉ क्लर्क जो है वो भारत में आकर वकालत या प्रैक्टिस, युवा लॉ क्लर्क जो है वो आके भारत में प्रैक्टिस करके गए हैं। इससे क्या होगा कि न्याय में न्यायिक भारत और भूटान के बीच एक न्यायिक सहयोग बढ़ेगा, ये भी याद रखना है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कर आधार संबंधी संचार को सरल बनाने के लिए उदय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एक निवासी समान वाले आधार शुभंकर का नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया है कि क्या है, आधार मित्र है या आधार मित्र है या नंदन है, नंदन है या उदय है कि या सेतु है। आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अब ये जो है आधार संबंधित जानकारी जो है एक माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, याद रखिएगा माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जो था, ठीक है, इसके द्वारा एक प्रतियोगिता कराया गया। ठीक है, इस प्रतियोगिता कराया गया। तो यहाँ पर दुनिया भर के, यानी दुनिया भर के नहीं, भारत की बात करेंगे, क्रिएटर जो होते हैं, क्रिएटर जो होते हैं वो लोग यहाँ पर भाग लिए और सबने अपना जो है प्रतिभा को दिखाया। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि यानी कि इसका डिजाइन की बात करेंगे, इसका यानी कि डिजाइन के एक मतलब शुभांकर जो है ऐसे है, शुभांकर महाराज ऐसे है। ठीक है, ठीक है, ये शुभांकर महाराज जो है ऐसे है। ठीक है, इस टाइप से है शुभंकर मारा। अब ये जो है इसका डिजाइन किसने किया था, याद रखिएगा डिजाइन की आपसे अगर जब पूछ देता है डिजाइन किसने किया था। ठीक है, तो डिजाइन जो है किए थे वो था आपको अरुण, अरुण जो है गोकुल है। ठीक है, अरुण गोकुल जो है इन्होंने क्या है, कहाँ के है भाई, तो केरल के हैं। ठीक है, और इसका नाम किसने दिया है ये भी आपको याद रखना है। तो रिया जैन, रिया रिया जैन जो है इन्होंने नामकरण किया है। ठीक है, नामकरण किया। अब ये हुआ क्या है भाई, तो सबसे पहले देखिएगा ये जो आधार संबंधित जितने भी जानकारियां होती है वो सभी जानकारियां एक साधारण भाषा में समझाएगा। कहीं भी गांव देहात में देखिए कोई भी काम हम कराना रहता है तो दो आदमी जो है एक दूसरे से बात करेला कि हमरा हई काम करे के बाद, तो दूसरा आदमी का अगर कोनो जानकारी हुई तो बोली कि भाई तू ऐसे ऐसे कर ला। चाहे दो औरतें को देखिएगा वो बातचीत करती है कि हमरा जो है ना यहाँ जाएगा भाई, ट्रेन पकड़ेगा बा तो सब बता देगी कि ऐसे ऐसे कर लो, बस से चल जाए चाहे टेम्पू से चल जाए। तो ठीक उसी तरह जो है हमारा वे जो आधार से संबंधित जितने भी जानकारियां होगी ये जो है इसके माध्यम से आपको जो भोलू जो है यानी कि शुभंकर जो है वो उसके द्वारा दिया जाएगा। आधार संबंधी कहने का मतलब वेरिफिकेशन कराना हो या आधार अपडेट कराना हो या आधार बनवाना हो, ये सभी जानकारी आपको दे देगा। आधार लिंक कराना है ये सभी आपको जानकारी देगा। धोखाधड़ी हो रहा उससे बचने के लिए आपको जानकारी देगा। जो व्यक्ति मर जा रहा है उसके बाद भी उसके आधार का उपयोग किया जा रहा है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देगा। यानी कि ये आधार से संबंधित ही आपको जानकारी देगी, तो ये याद रखना। तो चलिए हमारा क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक सिंग डास एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रील प्रभुपाद जिसके द्वारा लिखी गई है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हिंदोल सेनु गुप्ता, हिंदोल सेनु गुप्ता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टॉपिक ऑफ डे में देखिएगा क्या कह रहा है कि हमारा टॉपिक ऑफ डे जो है उसमें देखिए क्या कह रहा है। चलिए इसमें कह रहा है कि नाइट क्लब वाला सेशन 2 आ गया हमारे पास। नाइट क्लब में ये लोगों की मृत्यु के बाद इंटरपोल ने जो नोटिस जारी किया था, जो सीमा से भाग गए थे उन लोगों के ऊपर नोटिस जारी किया गया था। तो आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इंटरपोल जो है एनसीबी के अनुरोध पर, ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी आप कहने का मतलब है भारत के देखा जाए सीबीआई जो है, अगर जो किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर जो वारंट निकालना होगा, मतलब वो देश छोड़कर भाग गया है चाहे जो भी है, तो वो क्या करेगी, इंटरपोल से संपर्क करेगी, कहे कि ये व्यक्ति है, पूरा अपना देगी, एड्रेस देगी, उस व्यक्ति का नाम देगी, एफआईआर वगैरह सब कुछ देकर कहेगी कि ये व्यक्ति है, इसके नाम से वारंट निकालिए। और इंटरपोल में जितने भी सदस्य देश है वो सभी सदस्य देशों में वो क्या होगा कि जारी कर दिया जाएगा, उसका फोटो डॉक्यूमेंट जो भी है, यानी कि एफआईआर कॉपी जो भी है सबको जारी कर दिया जाएगा। अब इसकी खोज चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक उसी तरह कहा जा रहा है कि इंटरपोल एनसीबी के अनुरोध पर, एनसीबी अनुरोध किया है कि रेड नोटिस जारी करता है जो वंचित व्यक्तियों को गिरफ्तारी और प्रत्यारोपण के लिए कहता है। रेड नोटिस जो है, जैसे व्यक्ति क्या होता है कि वो कोई क्या ऐसे क्राइम वराइम करने के बाद वो देश छोड़कर चला जाता है, तो उसके खिलाफ जो है ये नोटिस जारी कर दिया गया है। देखे अब इसमें देखेगा पीला पीला नोटिस की बात करेंगे, येलो यानी लापता व्यक्तियों को पता लगाना। जो व्यक्ति कोई भी क्राइम करके, मान के चलो बैंक से धोखाधड़ी कर लिया या ड्रग्स में कर लिया या कहने का मतलब किसी भी प्रकार का कोई क्राइम करने के बाद क्या करता है, वो भाग जाता है, भाग जाता है, तब जो है अपने देश, जिस देश का उस देश में जब खोजा जाता है वो नहीं मिलता है और उसको खोजना जरूरी है सरकार को लगता है, तो उसको क्या होगा, लापता व्यक्तियों के लिए इंटरपोल के द्वारा क्या कौन सा एथी लगाया जाता है, तो पीला नोटिस जारी किया जाता है। नीला या ब्लू की बात करेंगे तो व्यक्ति या अपराधों की जानकारी इकट्ठा करना होता है। अब कहने का मतलब है कि राम नाम का, चाहे जो मान के चलिएगा कि कोई व्यक्ति है वो क्या किया है, मुकद्दर नाम का एक व्यक्ति है, मुकद्दर ने क्या किया है कि वो कोई अपराध कर दिया, अब उसके खिलाफ कोई सबूतें नहीं है, तो अब सबूत नहीं है तो कहा जा रहा है व्यक्ति अपराधों की जानकारी इकट्ठा करता है, यानी कि वो जो उससे संबंधित जितने भी अपराध होगा वो अपराध से संबंधित क्या करेगा, जानकारी इकट्ठा करके जिस देश का होगा उस देश में उसको सौंप दिया जाएगा। काला काला अज्ञात सबों के, यानी कि काला नोटिस जो कब जारी किया जाता है, मान के चलिए काला नोटिस जारी किया गया कि भारत में किसी देश के व्यक्ति क्या होगा कि वो मर गया, अब उस देश में उस व्यक्ति को खोजा जा रहा है कि भाई वो व्यक्ति है कहाँ, यानी कहाँ है, तो वो क्या होता है, इंटरपोल को संपर्क किया जाता है। इंटरपोल से जितने भी सदस्य देश हैं उन देशों में वो नोटिस को जारी कर दिया जाता है और उसके बाद पता लगाया जाता है, तो मालूम चला कि वो भारत में व्यक्ति जो है मरा हुआ है, यानी कि कह रहा है कि शवों की पहचान, तो वो मरा हुआ व्यक्ति उसकी पहचान वगैरह नहीं हो रही है, तो भारत को मालूम चला कि हमारे पास इंटरपोल के तरफ से क्या हुआ है कि मैसेज आया है, तो वो खोज कर बता कर भेजेगा कि देखिए ये व्यक्ति है का, तो इंटरपोल जो है वो देखेगा कि हाँ भाई इस देश का है, तो फिर तुरंत उस लाश को पता लगाया जाएगा, ठीक है। तो यानी काला अज्ञात शवों को पहचान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें आगे देखिए क्या कह रहा है कि हारा की बात करेंगे, अन्य देशों में अतिरिक्त अपराध कर सकता है, यानी कि हारा नोटिस उस समय जारी किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति हो, क्राइम किया हो, अपराध किया हो, और वो लगता है कि मान के चलिए वो भारत में क्राइम किया हो और अब लगता है कि ये भारत छोड़कर नेपाल में भी क्राइम कर सकता है, भूटान में भी क्राइम कर सकता है, थाईलैंड में भी क्राइम कर सकता है, तो ये अज्ञात हो जाता है कि नहीं इसको रोका जाए चाहिए, तो फिर ये उस लोगों के खिलाफ ये नोटिस जारी किया जाता है, कौन सा, तो हारा नोटिस, ठीक है। तो उसके बारे में चेतावनी आगाही दे दिया जाता है कि ये व्यक्ति ससुरा जाएगा तब तो तुम लोग देख लेना। नारंगी की बात करेंगे, बम और खतरनाक हथियार के बारे में कानूनी एजेंसियों को सतर्क करना, यानी कि नारंगी जो है बम और जैसे खतरनाक हथियार वगैरह जो होते हैं उसके बारे में कोई व्यक्ति जानकारी लेना चाहता है या बनाना चाहता है, तो क्या करेंगे, वो जितने भी कानूनी एजेंसियां जी होगी उसको पहले ही हम लोग सतर्क करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा इंटरपोल की उत्पत्ति देखा जाए 1914 में होती है, जबकि 14 देश के प्रतिनिधित्व के साथ हुआ था, यानी कि जब स्टार्टिंग हुआ था 1914 में उस समय देखा गया कि 14 देश ही प्रतिनिधित्व किए थे, तो उनमें मोनाको अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस कांग्रेस हुई थी उसी में,
1923 में 20 देश के अब 1923 जो होता है, 1923 में इसमें 20 देश ने क्या किया, भाग ले लेता है और बिना अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग का गठन कर दिया जाता है। यानी कि इंटरपोल की जो स्थापना मूल रूप से हो गई कब हुई, 1923 में हो गई। ठीक है, बिना अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग का गठन किया गया और जोहान सोबर इसके पहले अध्यक्ष बने। यानी कि बीना में जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन आयोग का गठन किया गया था, उसका पहला अध्यक्ष जो थे वो जोहाना सोबार इसके पहले अध्यक्ष थे। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आईसीपीसी प्रभावित हुआ और इसे 1938 में ऑस्ट्रिया के निजी अधिग्रहण के बाद इसे रिकॉर्ड बर्लिन में भेजा गया। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय के बाद ये कह रहा है। युद्ध के बाद आईसीपीसी जो है पेरिस में हस्तांतरित हुआ और अपने जनरल सेक्रेटेरिएट को पुनर्गठित किया और 1949 में संयुक्त राष्ट्र पारदर्शी दर्जा मिला इसको। संयुक्त राष्ट्र में इसको 1949 में पूर्ण रूप से क्या कर दिया, पारदर्शी रूप से यानी कि परामर्शी रूप से दर्जा इसको दे दिया जाता है। 1946 में 19 देश से इसकी सदस्यता बढ़ गई। यानी कि 1946 में 19 देश से इसकी सदस्यता बढ़कर 1955 में 55 देश हो गए। यानी कि 46 में 19 देश थे, लेकिन बाद में इसकी सदस्यता बढ़ के 1955 में 55 देश हो गई और 56 में इंटरपोल के नाम से जाने जाएगा। पहले जो था इंटरपोल के नाम से नहीं जाना जाता था, लेकिन बाद में 1956 में इंटरपोल के जब सदस्य इसके बढ़ते गए तब इसको इंटरपोल के नाम से 1956 में जाने लगा। संगठन 1989 में लियोन में इसका मुख्यालय। अब आपसे पूछ देगा कि इंटरपोल के मुख्यालय कहाँ है, तो लियोन में है, ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़िए, चलिए, प्रारंभ में इंटरपोल यूरोपीय केंद्रीकृत था, लेकिन धीरे धीरे मध्य में 1980 के दशक तक 125 देश आ गया। यानी कि पहले जो देखा गया कि धीरे धीरे इसका मतलब 19 दशक तक ले 125 देश हुए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देश क्या हुए, बढ़ते चले गए। तो अब 21वीं सदी की शुरुआत में 180 देश से अधिक तक फैल गया है। जिन नेपोते के नेतृत्व में इंटरपोल ने अपनी प्रभावशालीता और वैश्विक समन्वय मजबूत किया है, इन्हीं के नेतृत्व में। इंटरपोल की आतंकवाद के मुकाबला करना, इंटरपोल जो है इनका मेन उद्देश्य है कि आतंकवाद से मुकाबला करने की क्षमता शुरू में संविधान के अनुच्छेद 3 में द्वारा सीमित थी। ठीक है, सीमित थी। राजनीतिक और सैन्य धार्मिक नक्सलीय गतिविधियों को प्रतिबंध कर दिया गया था। यानी कि स्टार्टिंग में आतंकवाद से तो ये था ही, यानी कि राजनीतिक, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखिए। सैन्य यानी कि सैनिक और धार्मिक और नस्ल विरोधी जो यानी कि धार्मिक आधार पर जो विद्रोह फैलता है और नस्ल के या जाति के आधार पर जो फैलता है, नस्ल के भेदभाव जो होता है उसके आधार पर प्रतिबंधित करता था। 1984 में अनुच्छेद 3 में देखा जाए संशोधन किया जाता है आगे चल के, ताकि कुछ परिस्थिति संकेतित आतंकवाद विरोधी गतिविधियों की जा सके। आतंकवाद पर क्या किया गया, विरोधी यानी कि गतिविधि पर उनके रोक लगाया जा सके, संशोधन किया जाता है। 11 दिसंबर 2001 के हमले के बाद, यानी कि 11 दिसंबर 2001 में हमला होता है, उसमें इंटरपोल ने पुनर्गठन किया और कार्यकारी निदेशक पुलिस सेवा के पद बनाए गए ताकि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पुलिस समन्वय संभव हो सके। यानी कि इंटरपोल के द्वारा ये कहा गया 2001 के हमले के बाद कि कार्यकारी निदेशक पुलिस सेवा में क्षेत्रीय और इंटरपोल के बीच क्या हो गए, समन्वय बनाए जा सके। तो अब हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, हमारा टॉपिक ऑफ डे में क्या कर रहे हैं, सोमनाथ मंदिर से संबंधित है, ये जानकारी याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर है, अरब सागर के किनारे स्थित है, ये भी याद रखना है आपको। सोमनाथ जिले में है, ये भी याद रखना है। सोमनाथ मंदिर जो है यानी कि सोमनाथ मंदिर जो है ज्योतिषलिंग में भगवान शिव के 12 ज्योतिषलिंगों में प्रथम जो है आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। शिव पुराण तथा दशादश ज्योतिषलिंग स्रोत में सोमनाथ को प्रमुख ज्योतिषलिंग के रूप में स्पष्ट वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में सोमनाथ को प्राचीन संदर्भ मिलते हैं। ऋग्वेद में
प्राचीन संदर्भ मिलता है सोमनाथ को, जो इसकी वैदिक प्राचीनता को दर्शाता है। यानी कि सोमनाथ मंदिर जो है इसकी वैदिक प्राचीनता को दर्शाने के अगर जो हम देखें तो वो कहाँ वैदिक ऋग्वेद में मिलता है। स्कंद पुराण, भीम भीमदागवत और तथा शिव पुराण में भी मंदिर का पावनाथ का विस्तृत वर्णन मिलता है। यानी कि हम कह देंगे ऋग्वेद में भी हमको मिलता है, प्राचीन वेद में भी मिलता है, स्कंद पुराण में भी मिलता है, श्रीमद्भगवत भागा में मिलता है, शिव पुराण में भी मिलता है और पावनाता में भी मिलता है। सोमनाथ को भगवान श्री कृष्ण के निज धाम प्रस्थान लीला स्थल के रूप में पहचाना जाता है। यानी कि सोमनाथ को, यानी सोमनाथ जो थे शिव भगवान, यानी कि भगवान श्री कृष्ण और निज धाम प्रस्थान लीला स्थल के रूप में भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण के इसी पवित्र स्थल से अपना दिव्य धाम प्रस्थान करने की मान्यता है। यानी कि भगवान शिव जो थे, भगवान कृष्ण के इसी पवित्र स्थल से अपने दिव्य धाम तक प्रस्थान जो किए थे। तीर्थ धाम का दर्जा सोमनाथ मंदिर को गंगा, यमुना तथा सरस्वती के समक्ष स्थान प्रदान किया गया। यानी कि इसको तीर्थ स्थल में भी शामिल किया गया सोमनाथ मंदिर को, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती के समक्ष प्रदान किया गया है। सोमराज चंद्रदेव के परंपरा अनुसार मंदिर को स्वर्ण निर्माण के श्रेय दिया जाता है। स्वर्ण निर्माण का श्रेय दिया जाता है सोम राजा को। लंका के राजा रावण द्वारा मंदिर के रजत पुनः निर्माण के मान्यता, यानी कि लंका के जो राजा थे यानी रावण, उनके द्वारा रजत पुनः निर्माण की मान्यता दिया जाता है। यानी कि चांदी से उन्होंने निर्माण करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था। भगवान कृष्ण से मंदिर के कष्ट निर्मित पुनः निर्माण से संबंधित जोड़ा जाता है। यानी कि भगवान कृष्ण से मंदिर के काष्ठ निर्मित पुनः निर्माण संबंध को जोड़ा जाता है। और सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने मंदिर को पत्थर से पुनर्निर्माण करवाया। और यहीं तक नहीं, यानी कि एक मालवा के राजा भोज थे, मालवा के राजा जो भोज थे उनके द्वारा भी पुनर्निर्माण कराया गया था। तो आज के हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और टॉपिक एक डे जो था उसमें समाप्ति हुआ। कल तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।